हेलो एवरीवन। तो आरआरबी ने एक नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा उसके ऊपर एक बढ़िया सा नोटिस आप लोगों को दे दिया है। देखो इसमें मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊंगा और वैसे देखो थोड़ा सा आपको आइडिया भी देता हूं, एक आसान शब्दों में समझाऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन एक्चुअली में आरआरबी कैसे करने वाला है। लेकिन कुछ बेसिक पॉइंट को पहले समझ लिया जाए। देखो यहाँ पे आरआरबी ने ये बोला है कि जितने भी इनके जो ऑल सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस यानी कि सीईएन है, उन सभी के लिए स्टूडेंट का जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें जो मार्क्स होंगे वो रॉ मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी, ये नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। ये आरआरबी ने क्लियरली कह दिया है। अब आरआरबी ने क्या किया है, एक मेथड निकाला है कि किस मेथड के आधार पर वो फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे और उसके बाद में स्टूडेंट को सीबीटी 2 एग्जाम के लिए क्वालिफाइंग करवाएंगे। ठीक है, देखो यहां पे बेसिक पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करूंगा ताकि आप लोग बाद में, देखो वैसे आप लोग बहुत बढ़िया पढ़े लिखे हो तो समझ में तुमको आता है डिटेल में सारी चीजें, लेकिन मैं उन पॉइंटों के ऊपर ज्यादा हाईलाइट करूंगा जो आप लोगों को समझने चाहिए। पहली बात देखो यहां पे एक रफ आइडिया आप लोगों को दे देता हूं कि रफ आइडिया अगर देखा जाए कि इसको कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कैसे आपका नॉर्मलाइजेशन चलेगा, वो आपको बताता हूं। देखो भाई आप लोगों को स्टार्टिंग में ध्यान होगा एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए थे कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी को इतने मिनिमम मार्क्स लेके आने हैं और जो एससी एसटी कैटेगरी है उसको कितने लेके आने, ओबीसी को कितने लेके आने। सबसे पहली बात जो इसका जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस ये कहता है कि पहले तो जो आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने हैं अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आपकी जनरल कैटेगरी है, ओबीसी है, एससी एसटी है, जैसे जनरल के लिए मान लो 40% माना गया है, उतने मार्क्स आपको लेके आने ही पड़ेंगे, तभी जाके आपको नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में रखा जाएगा। अगर आप वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को नहीं लेके आ रहे हैं तो आपको उसमें नहीं रखा जाएगा। उसके बाद में जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे तो आपके रॉ मार्क्स आएंगे। 100 मार्क्स का पेपर है जैसे आरआरबी जेई का, तो 100 में से मान लीजिए आपके 70 मार्क्स आए या 75 जो भी आपके मार्क्स आए उनको हम लोग यहाँ पे रॉ मार्क्स बोल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में हर शिफ्ट का, ईच शिफ्ट का एक परसेंटाइल स्कोर बनाया जाएगा। अब वो परसेंटाइल स्कोर कैसे बनेगा समझिए इस बात को। जैसे कि एक पूरी शिफ्ट में मान लीजिए जितने भी बच्चे बैठे, 10,000 20,000 30,000 जितने भी बच्चे बैठे, उन सभी का जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो आ रहे हैं और सबसे एक लोएस्ट मार्क्स होंगे, तो हाईएस्ट मार्क्स जिसके आ रहे हैं जिस बच्चे के, उसको दे दिया जाएगा 100 परसेंटाइल, हाईएस्ट लिखा है मैंने, और जिसके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं उसको 0 परसेंटाइल दिया जाएगा। समझ में आ गया। और उसके बीच में जो बच्चे होंगे उनको 0 और 100 के बीच में एक परसेंटाइल स्कोर मिलेगा हर एक शिफ्ट के आधार पर। अब इसमें क्या किया गया है, इसमें एक बेस शिफ्ट मानी गई है, इसी में एक बेस शिफ्ट मानी गई है। ठीक है, बेस शिफ्ट किसको बोलेंगे, ऐसी शिफ्ट जिसमें सभी बच्चों के सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको एक बेस शिफ्ट मान लिया गया है। अब बेस शिफ्ट के आधार पर ये क्या करेंगे, जितनी भी शिफ्ट हैं उन सभी का जो परसेंटाइल स्कोर आया है इसको वो मर्ज करेंगे। अब मर्ज करने के बाद जो फाइनल उस स्टूडेंट का स्कोर बनेगा उसको बोलेंगे ये आरआरबी स्कोर, और इस आरआरबी स्कोर के आधार पर बनेगी आपकी मेरिट लिस्ट, और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका होगा सिलेक्शन सीबीटी 2 एग्जाम में जाने के लिए। ये आपको एक बेसिक आइडिया समझ में आ गया। अब मैं आपको ये बताता हूं, सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन बीच का ये जो झोल है ना, यही समझ में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो समझ में आया कि पहले आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने पड़ेंगे, अदरवाइज यहां पे आपको क्वालिफाई नहीं करवाया जाएगा, मतलब इसमें नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में नहीं रखा जाएगा आपको। उसके बाद में रॉ मार्क्स आपके आएंगे, फिर परसेंटाइल स्कोर एक बनाया जाएगा हर एक शिफ्ट का, फिर सारी शिफ्ट के परसेंटाइल स्कोर को मर्ज किया जाएगा, एक आरआरबी स्कोर बनेगा, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट के बाद में आप लोगों को सेलेक्ट करवाया जाएगा सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। अब देखो थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। जैसा एक बेसिक बताया गया, यहाँ पे बोला भी गया है कि इस जगह पर जो स्कोर होगा आपका, वो स्कोर जो होगा वो रॉ मार्क्स के आधार पर नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा भी है इस जगह पे कि जो नॉर्मलाइजेशन होगी वो रॉ स्कोर के आधार पर नहीं होगी, फिर किस आधार पर होगी, वो सर परसेंटाइल स्कोर के आधार पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब परसेंटाइल स्कोर जो होगा वो सबका एक जैसा नहीं होगा, सबका अलग अलग होगा। वो कैसा रहेगा, 100 to 0 के बीच में। अब 100 मतलब उस शिफ्ट में जिस बच्चे के सबसे मैक्सिमम मार्क्स आए उसको 100 परसेंटाइल दिया जाएगा, और जिसके सबसे कम मार्क्स आए उसको 0 परसेंटाइल दिया जाएगा। ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पे आगे पढ़ लिख रखा है, सब कुछ आपको बता रखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात ये आ रही कि परसेंटाइल स्कोर सर दिया कैसे जाता है, बनता कैसे परसेंटाइल स्कोर। तो देखो परसेंटाइल स्कोर कैसे बनता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक शिफ्ट है,
एक शिफ्ट के अंदर टोटल कैंडिडेट अपियर हुए, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 40,000 कैंडिडेट अपियर हुए, लिखा हुआ था टोटल नंबर ऑफ द कैंडिडेट हु अपियर इन द शिफ्ट, उस शिफ्ट में कितने स्टूडेंट अपियर हुए, तो मान लीजिए 40,000 अपियर हुए। उसके अलावा नंबर ऑफ द कैंडिडेट अपियर इन दैट शिफ्ट, उस शिफ्ट में कितने नंबर अपियर हुए, कितने स्टूडेंट अपियर हुए और उनके नंबर कितने हैं, रॉ मार्क्स कितने हैं, उन सभी को जोड़ा जाएगा। मान लो उन सभी स्टूडेंट का जो एक मार्क्स आए वो मान लेता हूं मैं 90,000 आए, सभी का जो रॉ मार्क्स है उनको सभी को ऐड किया तो आपको 90,000 नंबर आए। समझना बात को ध्यान से कि एक शिफ्ट में टोटल 40,000 बच्चे थे, उनके जो एवरेज मार्क्स वगैरह सबको जोड़ा गया, जब रॉ मार्क्स को, रॉ मार्क्स का एवरेज बता रहे हैं हम लोग, तो रॉ मार्क्स जो थे सभी कैंडिडेट को जोड़ा गया तो मान लो 90,000 है, उनको डिवाइड करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। समझ में आ गया, परसेंटाइल स्कोर आ गया सभी का। उस परसेंटाइल स्कोर के अब हर जो परसेंटाइल स्कोर होगा हर शिफ्ट का अलग अलग होगा, लिखा है इसमें पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए परसेंटाइल जो होगा वो अलग अलग होगा, परसेंटाइल स्कोर। ये चीज क्लियर हुई। अब परसेंटाइल स्कोर जो होगा इसके आधार पर भी हम लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं, इन्होंने आगे लिखा है इन्होंने आगे लिख रखा है कि अब जो ये परसेंटाइल स्कोर हमने ले लिया इससे फिर क्या किया जाएगा, इन सभी को मर्ज किया जाएगा। तो लिखा है इधर परसेंटाइल स्कोर जो होगा फॉर द रो स्कोर, रो स्कोर से जो परसेंटाइल स्कोर निकाला गया सभी कैंडिडेट का ऑल शिफ्ट्स के लिए वुड बी मर्ज एंड शैल बी कॉल्ड द आरआरबी स्कोर, और उसको फिर आरआरबी स्कोर बोला जाएगा। ठीक है, और आरआरबी स्कोर के आधार पर ही आपको लेवल 1 में क्वालिफाई करवाया जाएगा। अब ये जो परसेंटाइल स्कोर निकाला जा रहा है ना, ये 5 डेसिमल तक निकाला जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी के नंबर आए 60, जैसे समझते हैं 60.23456 आई, और किसी के नंबर आए 60.23479, तो इसका मतलब आगे से तो देखने में सेम है लेकिन एक्चुअली में बाद में देखिए ये 5-6 है और ये 7-9 है, तो इसका मतलब इसको रैंक में ऊपर रखा जाएगा, इसको रैंक में या स्कोर में नीचे रखा जाएगा। ये क्लियर हुआ कि आरआरबी जो परसेंटाइल स्कोर होगा वो 5 डेसिमल तक रखा गया है, किसको अवॉइड करने के लिए, बंचिंग इफेक्ट और रिड्यूस द टाइज, मतलब टाई ना हो जाए, दोनों लोगों के या दो से ज्यादा लोगों के एक जैसे मार्क्स ना आ जाए तो वहां पे फिर लड़ाई ना हो जाए, इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पे इसको रखा गया है। ठीक है, चलिए सर ये बात समझ में आ गई। आगे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, मान लीजिए अगर कुछ स्टूडेंट के अगर 2 कैंडिडेट हैं और दोनों कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तब क्या होगा, तो अगर 2 कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो एक परसेंटाइल स्कोर जो होगा, अब दोनों का परसेंटाइल स्कोर सेम है, मान लो 60.23456 और 60.23456, तो जो मेरिट होगी वो 2 आधारों पर दी जाएगी। पहला एज के आधार पर, अगर मान लो एज भी दोनों की सेम है तो फिर इनके नाम के अल्फाबेट के आधार पर दी जाएगी, कि मान लीजिए किसी का नाम जो है वो ए से शुरू होता है, किसी का नाम बी से शुरू होता है, तो पहले उनका परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा, अगर वो भी सेम है तो उनकी फिर एज देखी जाएगी, पहले परसेंटाइल स्कोर देखा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद में अगर ये इससे ये बराबर है तो फिर एज देखी जाएगी, अगर एज भी बराबर है तो उनके अल्फाबेट नेम देखे जाएंगे। जैसे किसी का नाम अमित है और किसी का नाम मान लीजिए बी से क्या नाम होता है इसका, बबलू नाम है किसी का ठीक है, तो क्या दिया जाएगा, पहले अमित को रैंकिंग दी जाएगी। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, जब ये फाइनलाइज हो जाएगी तो जो फाइनलाइज मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो जो परसेंटेज लिस्ट ऊपर बनाई गई वो सारी चीजें लिखी गई, ये लिखा जा रहा है नीचे कि भाई इस नॉर्मलाइज मार्क्स के अंदर उसी को इंक्लूड किया जाएगा जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को, जैसे कि यूटी कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, सॉरी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, या फिर आपके पास ओबीसी के लिए, क्रीमी लेयर वालों के लिए, नॉन क्रीमी लेयर के लिए, एससी एसटी के लिए, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपने वो एटलीस्ट क्वालिफाई करे हो तभी जाके आपको इसमें रखा जाएगा, इस नॉर्मलाइज क्राइटेरिया में आपको रखा जाएगा। उसके बाद जैसा मैंने आपको कहा था कि एक शिफ्ट को ये बेस शिफ्ट बनाएंगे, जैसे आपको देखो नीचे लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइज जो मार्क्स होंगे, नॉर्मलाइज जो मार्क्स, अब देखो कई बार नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ भी जाते हैं रॉ मार्क्स से, कई बार घट भी जाते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, एक बेस शिफ्ट बनाएंगे। बेस शिफ्ट क्या होगी, हाईएस्ट मीन, हाईएस्ट का मतलब है सभी शिफ्ट में जिस शिफ्ट के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स आए होंगे बच्चों के उसको एक बेस शिफ्ट माना जाता है। ठीक है, उस बेस शिफ्ट के आधार पर ही ये क्या करेंगे, सभी को फिर मार्क्स जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है बात, तो एक बेस शिफ्ट होगी, इसके आधार पर चीजें चलेंगी। अब नॉर्मलाइज मार्क्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये बोल रहा है कि x जो है परसेंटेज स्कोर है किसी कैंडिडेट का, किसी भी कैंडिडेट का परसेंटाइल स्कोर मान लीजिए x है और x परसेंटाइल स्कोर इज फाउंड इन द बेस शिफ्ट, अगर वो बेस शिफ्ट में पाया गया, ठीक है,
और वो नॉर्मलाइज मार्क्स उसके आधार पर निकाल रहे हैं, तो वो कैसे मिलेंगे? तो इंटरपोलेशन मेथड से हम लोग इसको निकालेंगे, n इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 एंड प्लस y1। तो यहाँ पे बता रखा है कि n नॉर्मलाइज मार्क्स है, x2 इमीडिएट हायर परसेंटाइल स्कोर है बेस शिफ्ट के अंदर, हाईएस्ट वाला, और आपके पास में लोअर परसेंटाइल स्कोर बेस शिफ्ट में कितना है वो x1, हाईएस्ट बेस शिफ्ट में हाईएस्ट परसेंटाइल हायर जो परसेंटाइल स्कोर है वो है x2। उसके बाद में बेस शिफ्ट के अंदर ये क्या है आपके पास में, मार्क्स कॉरस्पॉन्डिंग टू x2 परसेंटाइल स्कोर, मतलब ये जो x2 परसेंटाइल स्कोर है इसके रिस्पेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं बच्चे किसी कैंडिडेट के, वो y2, और लोअर के रिस्पेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं वो आपके पास में y1 होगा। इसके आधार पर इसको क्वालिफाई करवाया जाएगा। अच्छा, इसमें दो फॉर्मूलाज है अगर आप ध्यान से देखें तो। एक फॉर्मूला तब है जब आपके पास बेस शिफ्ट का जो परसेंटाइल मार्क्स है वो मार्क्स आपके पास में ग्रेटर देन और इक्वल हैं, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल। यहां पे लिखा है अगर वो कैसे लेस देन है मिनिमम परसेंटाइल ऑफ द बेस शिफ्ट। सिंपल भाषा में बात करूं तो बेस शिफ्ट की मिनिमम परसेंटाइल से अगर आपके किसी कैंडिडेट के मार्क्स कम हैं तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, अगर ज्यादा या बराबर है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। इस आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन जो है किया जाएगा। यही मैंने आप लोगों को फाइनल यहां पे दिया है। अगर आप इसको ध्यान से सुना होगा तो ये क्लियरली समझ में आया होगा कि पहले मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपके रॉ मार्क्स जो भी मिले उनके आधार पर आपको एक परसेंटाइल स्कोर दिया जाएगा, वो मैंने आपको बता दिया कैसे मिलेगा। और परसेंटाइल स्कोर को डिसाइड करने के लिए एक बेस शिफ्ट कंसीडर की जाएगी जिसमें हाईएस्ट मार्क्स आए हैं बच्चों के जिस शिफ्ट के अंदर, उसके आधार पर सारी शिफ्ट का परसेंटाइल स्कोर निकाल के फिर उनको मर्ज किया जाएगा जिससे आपको एक आरआरबी स्कोर मिलेगा और उसके आधार पर आप लोग मेरिट लिस्ट बनेगी और आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रोसेस है वो समझ में आया होगा। बाकी इन डेप्थ जाके आप लोग इस नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। मैंने ऊपर से आप लोगों को एक आपके मन में जो पॉइंट होता है कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। होप सो कि आप लोगों को समझ में आया हो और नेक्स्ट मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।